रोज की तरह 30 जुलाई 2025 की दोपहर निश्चित स्कूल की छुट्टी होते ही घर आ गया था। बेंगलुरु में क्राइस्ट स्कूल के 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले निश्चित का घर वहां से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर शांति निकेतन लेआउट के पास था। आज भी वो हर दिन की तरह शाम 5 बजे साइकिल से ट्यूशन के लिए निकल गया, लेकिन जहां वो अक्सर शाम 7 साढ़े 7 बजे के करीब हर हाल में घर आ जाता था, आज शाम 8 बजे तक भी घर नहीं लौटा था। आज के वक्त में मात्र 13 साल का बच्चा जब कुछ देर घर ना लौटे तो घर वालों का फिक्र करना लाजमी है। इसलिए निश्चित के दादाजी खुद ही ट्यूशन सेंटर जाकर निश्चित के बारे में पता करते हैं, जिस पर वहां मौजूद टीचर उन्हें बताते हैं कि निश्चित रोज की तरह आज भी अपने वक्त पर आया था और क्लास ओवर होते ही टाइम पर निकल गया था। निश्चित के दादाजी को लगा कि हो सकता है वो बीच रास्ते में कहीं दोस्तों के साथ रुक गया हो और उन्होंने ध्यान न दिया हो, इसलिए उसे खोजते हुए वो दोबारा उसी रास्ते और आसपास के गली मोहल्लों पर नजर डालते हुए लौट ही रहे थे कि उनकी नजर प्रोमिली फैमिली पार्क के पास खड़ी एक साइकिल पर पड़ी। यह साइकिल किसी और की नहीं बल्कि निश्चित की थी, लेकिन आसपास निश्चित को ना पाकर वो फौरन घर को लौटे और फिर पूरा परिवार अपने बच्चे को खोजने में लग गया। आस पड़ोस, मोहल्ले, दोस्त, रिश्तेदार हर जगह पता कर डाला, लेकिन किसी को भी निश्चित के बारे में कोई खबर नहीं थी। जब 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत गया और निश्चित के खुद से घर लौटने की उम्मीद भी टूटने लगी, तो रात 10:30 बजे उसके पिता ने हुलीमावू पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस की एक टीम ने फौरन ट्यूशन सेंटर से निश्चित के घर को जाने वाले सभी रास्तों पर मौजूद सीसीटीवी कैमरास को खंगालना शुरू किया और इसी में उन्हें एक बहुत बड़ा क्लू मिला। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में निश्चित पल्सर बाइक पर हेलमेट पहने एक शख्स के साथ जाते नजर आया। घर वालों को जब वो फुटेज दिखाई गई तो वो भी उसकी पहचान नहीं कर पाए कि आखिर वो शख्स कौन है। हेलमेट और चेहरे को ढके होने के चलते वैसे भी पहचान करना मुश्किल था, लेकिन जिस तरीके से निश्चित उस बाइक सवार के साथ बैठकर जा रहा था, उससे यह तो क्लियर था कि यह शख्स कोई ऐसा है जिसे निश्चित अच्छे से जानता है और उसे कोई फोर्सफुली नहीं ले जा रहा। ऐसे केसेस में अक्सर जब फोन की घंटी बजती है तो घर वालों का दिल भारी हो जाता है, और ऐसा ही कुछ इस केस में हुआ जब रात 1 बजे निश्चित की मां सविता के फोन में एक कॉल आती है। एक ऐसी कॉल जिसके बाद इस केस का रुख ऐसी दिशा में मुड़ जाएगा जहां अंजाम न सिर्फ दिल को दहला देगा बल्कि आपके जहन में कई सवाल छोड़ जाएगा। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द टेरिफाइंग केस ऑफ निश्चित। 13 साल का निश्चित अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था। उसके फादर बेंगलुरु के एक प्राइवेट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे, वहीं उसकी मां सविता एक आईटी कंपनी में जॉब करती थी। उसके दादाजी भी उनके साथ उसी घर में रहते थे जो बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा की अरेकेरे वैश्य बैंक कॉलोनी में लोकेटेड था। साइकिलिंग और फुटबॉल का शौक रखने वाला एक सीधा साधा और शांत स्वभाव का बच्चा जो अपने घर वालों को बिना बताए घर के बाहर तक नहीं जाता था, आज यूं कहां और किसके साथ चला गया था, यह ख्याल पूरे परिवार का दिल भारी कर ही रहा था कि रात 1 बजे निश्चित की मां के फोन पर आई एक व्हाट्सएप कॉल ने केस की तस्वीर ही बदल दी। यह एक रैंसम कॉल थी जिसमें किडनैपर्स ने 5 लाख रुपए की मांग करते हुए धमकी दी कि अगर उन्होंने पुलिस को इसकी खबर दी तो वो अपने बेटे का मरा हुआ मुंह देखेंगे। एक पल में अपने बच्चे की जिंदगी किसी और के हाथ में देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मां कॉल पर उन किडनैपर से रोने, गिड़गिड़ाने, रहम की भीख मांगने लगी और बिना देरी किए पैसे देने के लिए राजी भी हो गई, बस एक ही विनती के साथ कि इसके बाद उनका बच्चा उन्हें सही सलामत लौटा दिया जाए। लेकिन निश्चित के फादर को डर था कि अगर पुलिस को नहीं बताया तो क्या गारंटी है कि पैसे लेने के बाद किडनैपर्स उनके बच्चे को जिंदा छोड़ देंगे। इसलिए उन्होंने बिना देरी किए पुलिस को इस कॉल के बारे में खबर दे दी। पुलिस ने उस नंबर को ट्रैक करना शुरू किया जिससे ये कॉल आई थी। कुछ घंटों बाद निश्चित की मां के पास व्हाट्सएप पर हिंदी में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारे बच्चे को तुमको सही सलामत लौटा दूंगा। वो पैसे देने को तो राजी थे ही, साथ ही पूछा कि आखिर ये पैसे कहां पहुंचाने हैं, जिस पर किडनैपर का मैसेज आया कि वो उन्हें जल्दी ही लोकेशन बताएगा। पुलिस इन सभी व्हाट्सएप मैसेजेस पर नजर रखे हुए थी और इंतजार में थी कि कब किडनैपर्स रैंसम अमाउंट के लिए लोकेशन बताएंगे। कुछ घंटे बाद किडनैपर ने पैसे लेकर येलाचनाहल्ली मेट्रो स्टेशन बुलाया जो उनके घर से करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर था। निश्चित के पिता 5 लाख रुपए लेकर मेट्रो स्टेशन को तो निकले ही, साथ ही उनके पीछे सादी वर्दी में पुलिस वाले भी थे। पुलिस वाले चौकन्ना अपनी नजर गड़ाए आसपास ही घूम रहे थे, लेकिन
काफी देर तक वहां इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया। निश्चित के फादर को लगा कि शायद किडनैपर्स पुलिस वालों को पहचान गए होंगे, इसलिए वो वहां नहीं आए। ऊपर से पुलिस को ना बताने की धमकी उन्होंने पहले ही दे रखी थी। ऐसे में पुलिस को इन्वॉल्व करने के फैसले पर उन्हें कहीं ना कहीं पछतावा होने लगा। तभी किडनैपर की तरफ से एक और व्हाट्सएप मैसेज उनके पास आया, जिसमें उन्हें पैसे लेकर एक दूसरी लोकेशन वेगा सिटी मॉल के बाहर लगे डस्टबिन में पैसे डाल देने के लिए कहा गया। इस बार निश्चित के पिता खुद पुलिस को बिना बताए उनकी नजरों से बचते हुए वेगा सिटी मॉल पहुंच गए। पैसों को डस्टबिन में डाल वो खुद दूर खड़े होकर इंतजार करने लगे कि कब उनका बेटा उन्हें वापस मिल जाए। देर रात का वक्त था और सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे में इंतजार का एक एक मिनट बेहद भारी सा था। बट काफी देर तक जब वहां कोई नहीं आया तो उन्होंने उस नंबर पर कॉल की जिससे किडनैपर ने मैसेज किया था, लेकिन वो फोन नंबर तो अब स्विच्ड ऑफ बताने लगा था। एक अजीब से धर्म संकट में वो फंस गए थे। ना किडनैपर्स पैसे लेने आए थे और ना ही उनका बेटा उन्हें मिला था। इसलिए अब उनके पास इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। पुलिस ने इन्फॉर्मेशन मिलते ही फौरन वेगा सिटी मॉल के आसपास के इलाकों में गश्त लगाई, लेकिन कोई भी सस्पेक्ट नजर नहीं आया। हैरान करने वाली बात यह थी कि ना किडनैपर्स रैंसम मनी लेने आए और ना ही उन्होंने दोबारा कोई मैसेज या कॉल किया। एंड द शॉकिंग पार्ट वाज कि जिन नंबर से किडनैपर्स कांटेक्ट कर रहे थे वो सभी आउट ऑफ कंट्री शो कर रहे थे। 5 लाख रुपए की अमाउंट से यह साफ था कि यह किडनैपिंग डेस्परेशन में की गई है और इसमें ज्यादा लोग शामिल नहीं हैं। साथ ही इसमें किसी करीबी का ही हाथ है, लेकिन वो कौन है इसका जवाब गुम था। निश्चित को किडनैप हुए 12 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया था, लेकिन किडनैपर्स की तरफ से कंप्लीट रेडियो साइलेंस था। पुलिस अपने तरीकों से खोजने में लगी थी कि उसी शाम लगभग 5:30 बजे कग्गालीपुरा रोड के पास एक सुनसान इलाके में गाय बकरी चराने आए एक आदमी को एक लाश पड़ी मिलती है, जिसके बारे में वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। डीसीपी और रूरल एसपी के साथ जब पुलिस फोर्स मौका वारदात पर पहुंचती है तो वहां पर एक अधजली बॉडी पड़ी मिलती है। चेहरा पूरी तरह से झुलस चुका था और कपड़े एंड फुटवेयर भी काफी हद तक जल गए थे, लेकिन बॉडी के साइज से यह साफ था कि यह लाश किसी बच्चे की है। बनेरघट्टा पुलिस फौरन हलीमाऊ पुलिस को इन्फॉर्म करती है, जो निश्चित की फोटोज के साथ उस साइट पर पहुंचती है। निश्चित के पेरेंट्स, जिन्होंने अपने बेटे को पाने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी, उनके पास जब बॉडी की शिनाख्त के लिए पुलिस का कॉल आता है तो वो बदहवास हो जाते हैं। यह कॉल तो शायद कोई अपने दुश्मन के लिए भी नहीं चाहेगा। अनफॉर्चुनेटली बचे हुए अधजले कपड़ों के टुकड़े और कमर पर बंधे सिल्वर थ्रेड से यह कंफर्म हो गया कि यह लाश निश्चित की है। फैमिली में ना किसी से दुश्मनी थी और ना ही कोई मनमुटाव। ऐसे में किसने उनके घर के चिराग को बुझा दिया था? सवाल कई थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। मिसिंग कंप्लेन के तौर पर दर्ज हुआ यह केस किडनैपिंग से मर्डर केस में तब्दील हो गया था। 20 पुलिस वालों की टीम काफी जोर शोर से किडनैपर्स की लोकेशन खोजने में लगी थी, लेकिन उनकी लोकेशन बहुत जल्दी जल्दी मूव हो रही थी और कई बार तो ग्रिड से भी बाहर चली जाती थी। मामला पेचीदा था, इसलिए पुलिस के साथ स्टेट इंटेलिजेंस ब्रांच और सेंट्रल क्राइम ब्रांच भी इसमें जुड़ गई। काफी मशक्कत के बाद डीसीपी नारायणा को किडनैपर के एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर का क्लू मिला, जिसकी मूवमेंट भी उन्हीं टार लोकेशंस में हो रही थी। लेकिन किडनैपर को यह अंदाजा नहीं था कि इस नंबर के बारे में पुलिस को पता चल जाएगा। बहरहाल एक टिप ऑफ के बेसिस पर 1 अगस्त 2025 की रात 1 बजे यानी निश्चित की बॉडी मिलने के लगभग 7 घंटे बाद पुलिस को किडनैपर्स की लोकेशन बनेरघट्टा फॉरेस्ट के पास एक गांव के करीब मिली। इंस्पेक्टर कुमार स्वामी बीजी और सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने पुलिस फोर्स को लीड करते हुए घेराबंदी की और स्कूटी से भाग रहे 2 किडनैपर्स को हवा में बुलेट फायर कर सरेंडर करने की वार्निंग दी। लेकिन इसके बावजूद सस्पेक्ट्स ने न सिर्फ भागने की कोशिश की, बल्कि पकड़ने की कोशिश में पुलिस ऑफिसर पर ही खंजर से हमला भी कर दिया। जिसके बाद सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने एक किडनैपर के दोनों पैरों पर, वहीं दूसरे के राइट पैर पर गोली मारकर अरेस्ट कर लिया और इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। निश्चित की फैमिली को जब आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया गया तो अपने बेटे के कातिल को देख उनके होश उड़ गए, क्योंकि इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उनका ड्राइवर गुरुमूर्ति था, जिस पर उनको सबसे ज्यादा विश्वास था। बेंगलुरु की वीवर्स कॉलोनी में रहने वाला 27 साल का गुरुमूर्ति
ड्राइव यू नाम की कंपनी में बतौर प्रोफेशनल ड्राइवर काम करता था। यह कंपनी प्राइवेट कार ओनर्स को ड्राइवर्स प्रोवाइड करने का काम करती है। गुरुमूर्ति को लगभग 8 महीने पहले यानी दिसंबर 2024 में निश्चित की फैमिली ने सविता यानी निश्चित की मां को ऑफिस लाने ले जाने और फैमिली आउटिंग्स के लिए हायर किया था। और यह हायरिंग ऐप के थ्रू नहीं हुई थी, क्योंकि गुरुमूर्ति ने ऐप से भी कम चार्जेस में काम करने का ऑफर रखा था। लेकिन वो गुरुमूर्ति के एक ऐसे घिनौने अतीत से अनजान थे जिसकी बहुत भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। गुरुमूर्ति के अगेंस्ट साल 2020 में पॉक्सो एक्ट के तहत कोनाना कुंटे पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ था, जिसमें लास्ट मोमेंट में विटनेस के मुकर जाने के चलते उसे बरी कर दिया गया था। सिंस वो एक रेप्यूटेड ऐप में एज अ ड्राइवर काम कर रहा था, इसलिए इन्होंने गुरुमूर्ति का पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी नहीं समझा। बेहद कम वक्त में गुरुमूर्ति ने पूरे परिवार का विश्वास जीत लिया था और निश्चित के भी वो काफी क्लोज हो गया था। ऑफिस, स्कूल, घर, फैमिली आउटिंग्स, ड्राइवर होने के नाते वो हर जगह होता, लेकिन असल में उसके इरादे पहले से ही खराब थे। इसलिए उसका दिमाग और कान हमेशा फैमिली की बातों में लगा रहता। वो ये जान चुका था कि निश्चित के माता पिता दोनों ही एक अच्छी पेपर जॉब कर रहे हैं, इसलिए इनकी फाइनेंशियल कंडीशन सॉलिड है। प्लस एक बार वो निश्चित के दादाजी को लेकर एक प्रॉपर्टी पर गया था जो दादाजी खरीदने के मूड में थे। सो ओवरऑल वो कहने को तो ड्राइवर था, लेकिन इन रियलिटी उसने यूं इनडायरेक्टली रेकी कर फैमिली की आर्थिक स्थिति को भांप लिया था। वो ये भी देख चुका था कि इकलौता बेटा होने के चलते सभी लोग निश्चित से बेहद प्यार करते हैं और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए शॉर्टकट से पैसे कमाने के फितूर ने निश्चित को उसका प्राइम टारगेट बना दिया। गुरुमूर्ति को सभी का डेली रूट और रूटीन पता था, इसलिए उसने प्लान उसी के अकॉर्डिंग बनाया। 30 जुलाई की शाम को जब निश्चित ट्यूशन से वापस साइकिल से लौट रहा था, तो गुरुमूर्ति अपनी बाइक से उसके पास आया और निश्चित को चाट खिलाने के नाम पर अपने साथ चलने को कहा। चूंकि गुरुमूर्ति घर का रेगुलर ड्राइवर था, इसलिए निश्चित उसके बुरे इरादों से अनजान अपनी साइकिल पार्क के पास खड़ी कर उसके साथ बाइक पर बैठकर चला गया। चाट खिलाने के बाद उसने निश्चित से कहा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, लेकिन यह एक सरप्राइज है जिसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और इसी तरह बहला फुसला कर वो उसे अपने साथ ले गया। गुरुमूर्ति इस दिन से पहले भी एक बार इसी तरह से निश्चित को पानी पूरी खिलाने ले गया था और बाद में ड्रॉप कर दिया था, ताकि वो ये कंफर्म कर सके कि रियल प्लान वाले दिन निश्चित उसके कहने पर साथ आएगा या नहीं। गुरुमूर्ति ने इस प्लान में अपने साथ गोपाला कृष्णा उर्फ गोपी को भी शामिल किया। 25 साल का गोपी पेशे से एक प्राइवेट केबल ऑपरेटर फर्म में टेक्नीशियन था और हाल में ही कोरामंगला के एक ओल्ड एज होम में कंप्लेंट रजिस्टर करने का काम उसे मिला था। वहीं से गोपी ने एक सिम कार्ड और 75 साल के एक बुजुर्ग का मोबाइल फोन चुराया। सिम कार्ड उसने गुरुमूर्ति को दे दिया और हैंडसेट खुद रख लिया। उसी सिम कार्ड से गुरुमूर्ति ने एक स्पेयर मोबाइल फोन में व्हाट्सएप अकाउंट रजिस्टर कर रैंसम कॉल और मैसेजेस भेजे थे। चूंकि ओल्ड एज होम से चोरी हुए फोन की कभी पुलिस कंप्लेन नहीं की गई थी, इसलिए पुलिस इससे अनजान थी। गुरुमूर्ति को ट्रैक करने में पुलिस को इसलिए परेशानी आ रही थी क्योंकि गुरुमूर्ति को पता था कि पुलिस उसे किस तरह से ट्रेस कर सकती है, और यह नॉलेज उसे अपने भाई से मिली थी जो बेंगलुरु सिटी पुलिस के सोशल मीडिया डिवीजन में पुलिस कांस्टेबल था। वो फिलहाल मिडिल ईस्ट की एम्बेसी में पोस्टेड है और उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका भाई ऐसा कुछ कर रहा है। गुरुमूर्ति का इरादा कभी निश्चित को जिंदा छोड़ने का था ही नहीं, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने निश्चित को पैसे लेकर रिहा किया तो उसकी पहचान सबके सामने आ जाएगी और वो पकड़ा जाएगा। इसलिए उसका प्लान था किडनैपिंग के नाम पर पैसे लेकर निश्चित को मार डालना। वीपीएन और इंटरनेट कॉलिंग का यूज करने की वजह से उसका नंबर आउट ऑफ कंट्री शो हो रहा था। उसने व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी हिंदी भाषा में भेजे थे ताकि पुलिस को लगे कि किडनैपर्स नॉर्थ इंडिया से हैं। गुरुमूर्ति ने निश्चित के फादर को अलग अलग लोकेशन में पैसे लेकर आने के लिए कहा ताकि वो ये देख सके कि पुलिस कहीं पीछे तो नहीं है। शायद उसने सादी वर्दी में आए पुलिस वालों को येलाचिनाहल्ली मेट्रो स्टेशन पर देख लिया था और इसलिए उसने वेगा सिटी मॉल पैसे लेकर बुलाया, लेकिन वो कोई प्रोफेशनल किडनैपर तो थे नहीं, इसलिए पकड़े जाने के डर से वो वहां भी पैसे लेने नहीं आए और फिर फोन भी स्विच ऑफ कर लिया। उसके बाद इन दोनों ने इंसानियत की सारी हदों को लांघते हुए निश्चित के हाथ बांधकर पहले तो उसे बुरी तरह पीटा और फिर उसका गला काटकर मार डाला। जरा सोचिए, एक 13 साल का बच्चा किस दर्द से गुजरा होगा। गुरुमूर्ति और गोपी यहीं पर ही नहीं रुके और कग्गालीपुरा रोड के किनारे एक सुनसान इलाके में बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसमें पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां कभी विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। पड़ोसी परिवार जैसे होते थे।
ड्राइवर, हाउस हेल्प, अंकल आंटी बन जाते थे और बच्चे अपने आसपास के चेहरों के साथ बड़े होते थे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बदल गया। आज सिर्फ अजनबी नहीं, कभी कभी वही लोग जिन्हें हम अपने घर के अंदर, अपने रूटीन में, अपनी जिंदगी में लाते हैं, वही हमारे लिए खतरा बन जाते हैं। आज की सेफ्टी सिर्फ इस बात पर नहीं है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, बल्कि इस पर है कि हम अपनी जिंदगी में किसको अंदर ला रहे हैं। हम अपनी दीवारें तो और ऊंची बना रहे हैं, पर असली खतरा तो अब भी मुस्कुराहट के साथ फ्रंट गेट से अंदर आ सकता है। यह सिर्फ बेंगलुरु का एक क्राइम नहीं, ये हमारी सोसाइटी का वो आईना है जहां लालच, मजबूरी और मौका मिलते ही यही भरोसा एक हथियार बन जाता है। हम वापस उस जमाने नहीं जा सकते जहां सब कुछ सेफ लगता था, पर हम आगे बढ़ सकते हैं अवेयरनेस के साथ, सिस्टम्स के साथ और उन बातों के साथ जो हमारे बच्चों को और भी ज्यादा सेफ बनाए। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां मासूमियत को भी संभल के चलना पड़ता है और विश्वास करने से पहले उसका इम्तिहान लेना पड़ता है। दुनिया बदल चुकी है और शायद हमेशा ऐसी ही रहे, लेकिन अगर हम खुद हमेशा होशियार रहें, जागरूक रहें और अपने बच्चों को भी यही सीख दें, तो शायद, बस शायद, हम उस अंधेरे को उन तक पहुंचने से रोक सकें। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।